आखिर एक गर्भवती महिला के साथ सरेआम ऐसा बुरा सलूक क्यों किया गया था? आखिर ऐसा क्या हुआ था कि लोगों ने इतना खतरनाक कदम उठाया? कुछ हादसे भुलाए नहीं भूलते और कुछ जिंदगी ही बदल देते हैं। ऐसे मामलों को छुपाकर या बातों को अपने मन में दबाकर क्या हम उसके आगे आने वाले खतरे से बचना चाहते हैं? क्या कभी कभी यही निजी मामले इतने घातक हो सकते हैं कि वो किसी की मौत की वजह भी बन सकते हैं? आखिर इन बातों को छुपाने का मापदंड क्या होना चाहिए? हमारा आज का ये केस इसी सोच पर आधारित है। मैं जल्दी से फिर कपड़े पलट के आऊंगी, फिर हम लोग साथ में खेलेंगे। बाय। मम्मी, मम्मी दरवाजा खोलिए। मम्मी। मुस्कान, प्लीज दरवाजा खोलो। हेलो, क्या? मैं आता हूँ। खुशी ऊपर आई और कहने लगी कि मम्मी दरवाजा नहीं खोल रही है। मम्मी दरवाजा खोलिए। तो मैं नीचे गई और मैंने भी कई बार बेल बजाया पर कोई रिस्पांस नहीं मिला। तो मुझे लगा कि दवाई लेके आराम कर रही होंगी, इसलिए पता नहीं चला होगा। नहीं, तबीयत ठीक है उसकी। वैसे मुस्कान भी दरवाजा खोल सकती थी। मेरे ख्याल से वो शॉपिंग से अभी तक आए नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया भाभी जी। बेटा अपना बैग ले लो। आंटी के यहाँ कुछ खाया आपने? हाँ, आंटी ने मुझे चॉकलेट और मैंगो जूस दिया। बेटा जाओ फ्रेश हो जाओ, चेंज कर लो। हाँ पापा। मनीषा! हटिए प्लीज। सर, तकिए पे मरने वाले के लिपस्टिक के निशान है, ये देखिए, दोनों एक जैसे हैं। और हो सकता है इसी तकिए से दम घुट के मारा गया होगा। मरने वाले का नाम मनीषा भारद्वाज है। सामने बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। यस सर। सर मैंने पता किया, मनीषा एनजीओ में काम करती थी। बेटी के स्कूल से आने के बाद जब काफी देर तक इसने दरवाजा नहीं खोला तो पड़ोसियों ने इसके पति आनंद भारद्वाज को कॉल किया और बाप बेटी जैसे घर में आए तो उन्होंने मनीषा को मरा पाया। सर इनकी एक छोटी बेटी मुस्कान जो लापता है, उम्र तकरीबन 5 साल। सर आनंद के मुताबिक वो अपनी माँ के साथ घर पर ही थी। हो सकता है उसका मकसद मनीषा को मारकर मुस्कान को किडनैप करना था। और एक बात और सर, इनकी ड्राइवर और मेड आज काम पे नहीं है। दरवाजे पे कोई फोर्स एंट्री के मार्क्स? नहीं सर, दरवाजे में फोर्स एंट्री जैसा कुछ नहीं मिला सर। मे भी मनीषा हत्यारे को अच्छे से जानती थी, या हो सकता है मनीषा ने खुद हत्यारे के लिए दरवाजा खोला हो। सर हत्यारा मनीषा का काफी करीबी लगता है सर। वो बड़े आराम से घर में घुसा, दिन दहाड़े हत्या करके 9-11 हो गया। ना ही गिलास पानी पिया और ना ही कोई चोरी की। सामने कुछ रिश्ते इतने करीब से धोखा देते हैं कि हमको अंदाजा भी नहीं होता कि वो ऐसा कुछ कर सकते हैं। एक औरत का सबसे करीबी दोस्त उसका पति होता है। पता करो कि मनीषा और आनंद के रिश्ते कैसे थे। सर तो मिसेज अंगूर सोच लो, बाकी की जिंदगी भी इस लंगूर के साथ बितानी है कि नहीं? अब क्या करूं? कोई और ऑप्शन भी तो नहीं है। और ये एक जन्म ही क्या, अगले 7 जन्म तुम्हारे साथ रहना मेरे क्यूट से पति। मुंबई के कांदिवली इलाके में दिन दहाड़े हुई मनीषा भारद्वाज की हत्या ने सभी को चौंका कर रख दिया था।
लेकिन पुलिस को मनीषा के घर में ना तो किसी के जबरदस्ती घुसने का कोई सबूत मिला था और ना ही किसी तरह की कोई चोरी हुई थी। पुलिस के सामने अब मनीषा की हत्या और उसकी बेटी मुस्कान की गुमशुदगी का केस था। किसने की थी मनीषा की हत्या और कौन ले गया था मुस्कान को? उसका मकसद क्या था? पुलिस तहकीकात के किसी भी पहलू को अनदेखा किए बिना पूरी ईमानदारी के साथ इस केस को सुलझाने में लगी थी। जब तेरी ड्यूटी गेट पर है तो इधर उधर क्या घूमता रहता है? मुझे माफ़ कर दिए साहब, लेकिन मेरी गलती इसमें नहीं है साहब। मेरी नौकरी तो सिक्योरिटी गार्ड की है, पर ये सोसाइटी वाले सारा काम मुझसे ही करवाते हैं। पानी की टंकी आनाफ कराते हैं और गाड़ी से भी धुलवाते हैं और बाजार से सामान भी लाना, सब कुछ। अब ऐसे में हर आने जाने वाले पर नजर हम कैसे रखें साहब? ये सीसीटीवी कैमरा की फुटेज देखी है हमको। सर, सीसीटीवी कैमरा के अपग्रेडेशन का काम चल रहा है, इसलिए वो भी बंद है। हर जगह का सेम प्रॉब्लम। आप लोग ध्यान क्यों नहीं रखते इन चीजों का? देखिए, हाथ से बोलकर और बताकर नहीं होते, पूरा ध्यान रखना चाहिए आपको। सर, सारी सोसाइटी की यही प्रॉब्लम है। सिक्योरिटी गार्ड तो रखते हैं, लेकिन सिक्योरिटी के अलावा सब काम करवाते हैं। दामले, घर पे रेगुलर आने जाने वालों की लिस्ट तैयार करो और काम वाली बाई और ड्राइवर दोनों को अलग से बुलाओ। घर के बारे में ये लोग वो बातें बता सकते हैं जो कोई और नहीं जानता। यस और मुस्कान की फोटो सभी पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट करवा दी। यस सर। दामले, एक टीम तैयार करो। इस एरिया के सारे टैक्सी स्टैंड और बस स्टैंड पे सर्च करने के लिए कहो। हमें मुस्कान को हर हालत में ढूंढना ही होगा। देखना है कोई रैंसम कॉल आता है क्या। और हाँ, आनंद को पुलिस स्टेशन बुलाओ। सर। तुम्हारी या तुम्हारी बीवी की किसी से कोई दुश्मनी? नहीं सर। देखो, डरने की जरूरत नहीं है। जो भी है साफ साफ बता दो। जितना तुम हमसे कोऑपरेट करोगे उतनी ही जल्दी हम तुम्हारे बीवी के कातिलों और तुम्हारी बेटी को ढूंढ सकेंगे। याद करो, किसी से कोई लड़ाई, कोई झगड़ा, छोटा मोटा ही सही, कई बार छोटे छोटे झगड़े भी बड़े हादसों की वजह बन जाते हैं। नहीं सर, हमारे किसी से कोई दुश्मनी नहीं। तो फिर तुम्हारी बेटी को कौन किडनैप कर सकता है? मुझे नहीं पता सर, मुझे नहीं पता मेरी मुस्कान को कौन ले गया और क्या चाहिए उसे मुझसे। अब तुम इस कबाड़ से कभी बाहर नहीं आ पाओगे, कभी बाहर नहीं आ पाओगे। अपनी मेड और अपने ड्राइवर के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? हाँ सर, आज छुट्टी दी थी मैंने उन दोनों को। ये तो कमाल का इत्तेफाक है मिस्टर आनंद। इत्तेफाक? जी हाँ, इत्तेफाक। बात यह है कि आज ही आपकी बीवी ने छुट्टी ली और आज ही आपने अपनी मेड और अपने ड्राइवर को छुट्टी दे दी। और सबसे बड़े इत्तेफाक की बात यह है कि आज ही आपकी बीवी का मर्डर हो जाता है और आपकी बेटी लापता हो जाती है। मतलब आप मुझ पे शक कर? क्यों ना करें? मतलब आप ये कह रहे हैं कि मैंने अपनी बीवी को मारा और अपनी ही बेटी को किडनैप कर दिया? अब ये तुमने खुद किया या किसी से करवाया, ये बात तो तुम्हें हमें बताओगे। कैसी बात कर रहे हैं सर? हाँ, मैंने नौकरों को छुट्टी दी थी। वो आज हमें शॉपिंग पे जाना था, उसके बाद मूवी देखने का प्लान था, उसके बाद डिनर पे जाना था। अचानक से एक फोन कॉल आया सर। हाँ हेलो। नहीं, आज नहीं आ सकता। आप ठीक है, आप डील आज ही फाइनल होनी चाहिए। इसका फोन? सॉरी डार्लिंग, आज शॉपिंग अकेले करनी पड़ेगी। एक अर्जेंट काम आ गया। सुनो ना, मैं तुम्हें मॉल तक छोड़ देता हूँ, ड्राइवर को फ़ोन कर देता हूँ, तुम्हें परेशानी नहीं होगी। डिनर पे मिलते हैं। जल्दी आ जाना। हाँ चलो चलो। मैं वहां होता तो ऐसा कुछ नहीं होता सर। आप मुझ पे शक करें। आप जाके मेरी सोसाइटी में पूछिए कितना प्यार करता हूं मैं अपनी बीवी से। मनीषा तो बहुत सुंदर थी साहब, लोग तो ना उनको चिढ़ाते भी थे। जब भी मैं ये मनीषा भाभी को इसके साथ देखता हूँ ना, तो मुझे वो कहावत याद आ जाती। क्या था?
लंगूर के हाथ में अंगूर लग गया। आनंद भाई चुपचाप ऐसी ताने सुन लेते थे क्योंकि वो अपनी बीबी मनीषा से बहुत प्यार करते थे, वरना उनकी जगह कोई और आदमी होता तो ऐसे बोलने वाले की जान ले लेता। सच कहे तो हम मनीषा से बहुत जलते थे। हम उससे जलते थे क्योंकि मनीषा बहुत खूबसूरत थी, क्योंकि उसकी खूबसूरती के चर्चे सोसाइटी में होते थे। सर वो आउट ऑफ द वे जाकर भी लोगों की मदद करती थी। वो हमारी रेगुलर वॉलेंटियर थी। पता नहीं उसे किसी ने क्यों मारा। मिस्टर आनंद, हमें पता चला है कि आपकी बीवी के खूबसूरती के चर्चे पूरी सोसाइटी में थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसका किसी के साथ अफेयर था और आपको पता चल गया? हमारी शादी को 12 साल हो गए, 2 बच्चे हैं हमारे, और ऐसा कुछ होता तो हम आपस में बैठ के सुलझा लेते। मिस्टर आनंद, या तो आप बेकसूर हैं या जरूरत से ज्यादा चालाक हैं। ऐसा क्यों लगता है आपको? आप मेरे बारे में पता लगाइए, और ये पूछताछ करने से बेहतर होगा कि आप मेरी बेटी को ढूंढिए। हमें कब क्या करना है ये अच्छे से जानते हैं। तुम तो सिर्फ ये बताओ कि जिस वक्त तुम्हारी बीवी का मर्डर हुआ उस वक्त तुम कहाँ थे? सर मैंने आपको बताया ना कि एक अर्जेंट कॉल आया था, मुझे वहां जाना पड़ गया था। जाओ। इस आनंद की बातें भी मुझे गोलमोल लगती हैं। इसके भी कॉल रिकॉर्ड निकलवाओ और पता करो कि किसका अर्जेंट कॉल आया था इसके पास। सर रीना माइकल तुम ही हो? वो सर मीच है। आनंद भारद्वाज क्या तुम ही काम करती हो? हाँ साहब। क्या हुआ? आप सब मेरे घर पे क्यों आए? हमारी मालकिन मनीषा भारद्वाज की हत्या हो गई। क्या बोलता है साहब तुम्हें? सब मेम सब तो बहुत अच्छी औरत थी, सबकी मदद करती थी वो। किसने किया साहब उनके साथ ऐसा? मनीषा और आनंद की छोटी बेटी मुस्कान, वो भी गायब है। क्या बोल रहे हो साहब? कब हुआ ये सब? अंदर कौन है? मेरी बेटी है साहब। बुलाओ उसे बाहर। बुलाती हूँ। मुन्नी, बेटा मुन्नी इधर आ। साहब माझी मुलगी आज काम पे क्यों नहीं गई? सब आनंद साहब ने छुट्टी दी, बोला कि आज आने की जरूरत नहीं है, तो मैं नहीं गई। कोई खास वजह? कुछ मालूम नहीं साहब। ठीक है। मैडम ये शाम की जरूरत है। जी साहब। श्याम यही रहता है? जी। तुम कौन हो? जी मैं उनकी पत्नी गंगा। कहाँ है श्याम? वो दारू पी के अंदर सो रहा है। उठो उठो, देखो कोई आया है। उठो। क्या हुआ साहब? आज तो ड्यूटी पे क्यों नहीं गया? साहब आनंद साहब ने छुट्टी दी, इसलिए सुबह सुबह दारू पे के सो गए। मैं क्या था? तेरी मालकिन मनीषा भारद्वाज का खून हो गया है और उसकी बेटी मुस्कान गायब है। क्या बात कर रहे साहब? मेम साहब का खून हो गया? ऐसे कैसे हो गया साहब? ये बता, तेरे मालिक आनंद ने तुझे छुट्टी क्यों दी थी? कोई खास वजह? साहब उन्हें बताया नहीं और मैंने पूछा नहीं। जोर से बोल तू मुझे। छोड़ो उसे, छोड़ो। पागल हो गए हो क्या? अरे मनीषा को क्यों मारा तुम्हें? अरे पैसे दे रहा था मैं तुझे। मनीषा को हम कैसे मारेंगे? हम तो तुम्हारे साथ यहाँ बैठे हुए थे। तुम लोगों ने मुझे बातों में उलझाए रखा था कि मनीषा को आराम से मार सको और मेरी बेटी को गायब कर सको। बताओ किसको से मारी थी? दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? अरे हम क्यों मनीषा को मारेंगे? अरे वो तो हमारे लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी थी, उसके मरने की वजह से हमारे नुकसान है। अच्छा
कहीं तूने तो नहीं उसे मार दिया? तुझे पैसे न देने पड़े, छुटकारा मिल जाए, और इल्जाम हम पे लगा रहा है। सोचना ही मत, जितने की डील हुई ना पूरे पैसे देने पड़ेंगे। और सुन, बीवी तेरी मर गई है लेकिन बच्ची अभी जिंदा है। इस केस में ऐसा लग रहा था कि जैसे आनंद पुलिस से कुछ बातें छिपा रहा हो। आनंद पुलिस से क्या छिपा रहा था और क्या उसी ने ही अपनी पत्नी का खून किया था? और अगर उसने खून नहीं किया था तो फिर वो कौन था जो मनीषा की जान का दुश्मन बन बैठा? मुस्कान को उठाकर ले गए, और मुस्कान आखिर कहाँ थी, किस हाल में थी? इस केस में अब एक ऐसा मोड़ आने वाला था जिसके बाद इस केस की पेचीदगियां और बढ़ने वाली थी। पुलिस जी जान से इस केस में जुटी हुई थी। सर, आनंद की डिटेल्स आ गए। उसने कहा था कि एक बरसात के समय वो किसी काम से बाहर गया था, लेकिन सर वो किसी राजीव शर्मा के घर पे गया था। ये देखिए कॉल डिटेल्स, दोनों के बीच में काफी रेगुलर बातचीत होती थी सर। राजीव शर्मा, नमस्ते दादी। नमस्ते। कैसे हैं आप? अच्छी। हनी, माँ, देख बेटा, इस घर में इसकी माँ मरी है। इस घर में और रहना ठीक नहीं है तुम्हारे लिए। माँ, मैं ये घर छोड़ के नहीं जाऊंगा। उसकी करतूतों की वजह से तुमने और बच्चों ने क्या क्या नहीं झेला है। हाँ देखो, इस दुनिया में नहीं तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कुछ भी कहो। मैंने तुमसे कभी कोई हेल्प नहीं मांगी। आज इतने दिनों बाद आई हो, खुशी का ख्याल रखो ताकि मैं मुस्कान को ढूंढूं। हाँ हाँ, मत मान मेरी बात, और परेशानियां झेलेगा ना तब पता चलेगा इसे। आप आनंद को कैसे जानते? सर, आनंद हमारा पुराना पहचान वाला था। उस दिन हम लोग बिजनेस इन्वेस्टमेंट के बारे में बात कर रहे थे। वो करीब 75 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाहता था। आनंद यहाँ कितने बजे तक था? सर, वो 11 बजे के आसपास आए थे और 1 बजे के आसपास चले गए थे। नहीं सर, वो थोड़ा जल्दी ही चले गए थे। अच्छा, आप लोगों को आनंद कुछ डिस्टर्ब लगा था या कोई ऐसी बात जो आप लोगों ने नोटिस की हो? नहीं सर, ऐसा तो कुछ भी नहीं था। थैंक यू। ये शर्मा फैमिली भी मुझे समझ नहीं आ रही। इनका बैकग्राउंड चेक करो, मुझे नहीं लगता ये लोग सच बोल रहे हैं। हो सकता है आनंद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मे बी ये लोग भी मिले हुए हों। और हमने रेगुलर विजिटर्स को क्रॉस चेक किया? यस सर, लेकिन लगता नहीं उनमें से किसी के पास मोटिव है, क्योंकि मनीषा सबकी हेल्प करती थी, डोनेशन, रुपए, पैसे, हर तरीके से। बड़ी ही जनरस किस्म की औरत है सर। दामले जैसा दिखता है, अक्सर वैसा होता नहीं। झूठ की चादर चाहे जितनी भी लंबी हो, लेकिन वो सच को छुपाने के लिए काफी नहीं होती। खुशी, धीरे से बेटा, गिर जाएगी। वाह पापा, मुस्कान की तो फोटो छप गई है। वो तो पॉपुलर हो गई है ना, कि मैं भी पॉपुलर हो सकती हूँ। लो, अब इसे भी गायब होना है। माँ प्लीज, कुछ हेल्प नहीं कर सकती तो रायपुर वापस चले जाओ। साहब, मैं अपने औरत को लेकर आया। घर के काम में आपकी मदद करेगी और खुशी बेटे की अच्छी तरह से देखभाल भी कर लेगी। हाँ साहब, मेम साहब ने हमारी बड़ी मदद की थी। अगर हम उनके किसी काम आ सके बड़ा अच्छा होगा, इसीलिए मैंने इनसे कहा कि साहब के घर चलते हैं। थैंक यू शाह, थैंक यू बिल्कुल। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि इतनी बड़ी सोसाइटी में ना तो किसी ने हत्यारे को देखा और ना ही मुस्कान को? सर, हत्यारा मुस्कान को सोसाइटी के बाहर कैसे लेके गया होगा? दामले, ये भी हो सकता है कि वो हत्यारा मुस्कान को सोसाइटी से बाहर ले ही ना गया। सर, आपके कहने का मतलब है कि मुस्कान अभी भी सोसाइटी में ही है? मे बी। जिस तरह से बिना किसी फोर्स्ड एंट्री के हत्यारा घर में घुसा, उसने मनीषा का खून किया, इस बात से ये साबित हो चुका है कि हत्यारा कोई जान पहचान वाला या कोई करीबी आदमी हो सकता है। ये बिल्डिंग का ही कोई शख्स हो जो बड़े आराम से घर में घुसा, उसने मनीषा का खून किया और बच्ची को लेकर वहां से चला गया। सर, एक बात और, मनीषा बहुत खूबसूरत है और ये आनंद एवरेज लुकिंग। सर, हो सकता है सोसाइटी के किसी बंदे की मनीषा पर बुरी नजर हो और मनीषा को अकेला पाकर उस बंदे ने मनीषा पर अटेम्प्ट करने की कोशिश की और मनीषा के मना करने के बाद उसने मनीषा को मार दिया।
हो सकता है कि मुस्कान ने उसे ये सब करते हुए देख लिया होगा, इसलिए वो मुस्कान को साथ ही लेके चला गया। सर फिर तो मुस्कान की जान खतरे में हो सकती है। दामले, सोसाइटी के हर घर को सर्च करो और हाँ, इस मनीषा के कॉल डिटेल्स भी निकलवाओ। सर खुशी बेटा, थोड़ा सा खा ले। मुझे कुछ भी नहीं खाना। अच्छा एक काम कर, ये ले थोड़ा सा दूध पी। मुझे कुछ भी नहीं पीना, ना ही खाना। खुशी, खुशी तंग मत किया कर बेटा। खुशी, कितनी बार तुझे मना किया ना इस कमरे में आने के लिए? खुशी, 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 कितना परेशान करती है बेटा। ले दूध पी ले, ले। ये बदबू कैसी आ रही है? गंगा, दीवानी, देखो ऐसे लगता है जैसे कोई चूहा मरा हुआ है। बहुत बदबू आ रही है इस कमरे से। बाहर निकालो। मत रो बेटा, मत रो। सर बॉडी का हालत बहुत खराब है, पोस्टमार्टम के लिए भेजो। पहले मनीषा और फिर मुस्कान, इन दोनों की मौत के बाद अब ये केस डबल मर्डर केस में तब्दील हो चुका था। लेकिन अब भी इस दोहरे कत्ल के पीछे कई राज दफन थे। आखिर हत्यारे ने मुस्कान की लाश को उसी के घर में क्यों छुपाया, जबकि मनीषा की लाश को खुले में छोड़ दिया गया था? ऐसा करने के पीछे कातिल का मकसद क्या था? इस माँ बेटी की किसी से क्या दुश्मनी हो सकती थी? ये अब तक साफ नहीं हो पाया था कि हत्यारा कौन था, लेकिन वो जो भी था वो इस वक्त पुलिस से एक कदम आगे की चाल चल रहा था। दामले, कहीं ऐसा तो नहीं कि कातिल दोनों ही लाशों को ठिकाने लगाना चाहता था, लेकिन किसी वजह से वो मनीषा की लाश को ठिकाने नहीं लगा पाया? सर, ये रहे मनीषा के कॉल रिकॉर्ड्स। सर मनीषा यूजुअली अपने फैमिली मेंबर्स और कलीग से बात करती थी, लेकिन एक नंबर ऐसा है जिससे वो रेगुलर टच में थी। ये देखिए, ये नंबर किसी सचल श्रीवास्तव के नाम पर रजिस्टर्ड है। सर टेलीकॉम कंपनी से हमें सचल का यही एड्रेस मिला है। सर मैं और मनीषा कॉलेज फ्रेंड थे। कॉलेज फ्रेंड? इतनी करीब रहते थे, फिर भी 2 दिन में एक बार भी दिखाई नहीं दिए, ऐसा क्यों? सर उसके पति आनंद की वजह से वो मुझसे नफरत करता था और उसको शक था कि मेरा और मनीषा को कोई अफेयर चल रहा है। लेकिन आनंद ने ऐसा कुछ नहीं बताया। वो क्यों बताएगा सर? अगर वो आपको कुछ बताता तो आप उसे पकड़ नहीं लेते? हमेशा से सेफ गेम खेलता आया सर। वो हमेशा से चलता था और इसलिए भी कि उसकी पत्नी मनीषा की हर कोई तारीफ करता था। पूरी बात बताओ। सर मनीषा इतनी खूबसूरत थी कि कॉलेज में हर कोई लड़का उसका दीवाना था, पर मैं कभी उससे कुछ कह ही नहीं पाया। समझ नहीं आता कि उसने आनंद से क्यों शादी कर ली, जबकि कितने सारे लड़के कॉलेज में उसके पीछे थे। तुम भी थे? हाँ, आनंद को तो खुश होना चाहिए था कि उसकी वाइफ इतनी खूबसूरत है। इस बात को वो हजम ही नहीं कर पाया। वो कहते हैं ना, कुत्ते को घी की रोटी हजम नहीं होती। दिखाता ऊपर से ऐसे था जैसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैं जानता हूं सच में कि वो कितना जलता था मुझसे। सर कोई भी कुछ भी कह देगा तो आप मान लोगे? सचल एकदम झूठ बोल रहा है। वो कॉलेज के दिनों से मनीषा के पीछे पड़ा था। मनीषा उसे सिर्फ एक दोस्त मानती थी। वो आज भी मनीषा को पसंद करता था, इसलिए आज तक शादी नहीं की उसने। सचल आपके घर से सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर रहता है। आपकी बीवी की फोन पर अक्सर उससे बातें हुआ करती थी। आपको इस बात से एतराज नहीं था? सर मैं मनीषा को किसी चीज के लिए फोर्स नहीं करना चाहता था। उसे लगता था वो उसे हैंडल कर लेगी, क्योंकि वो तो सिर्फ उसे एक दोस्त मानती थी। उसे लगता था समय आने पर सब कुछ ठीक हो जाएगा। सर मैं किसी तरह का दबाव मनीषा पर नहीं बनाना चाहता था, इसलिए ये डील मैंने उसके भरोसे छोड़ दी।
सर आपको क्या लगता है कि आनंद सच बोल रहा है? मुझे डाउट है, सामने हो सकता है ये हमें घुमा रहा है। एक सेकंड सर। हेलो, सचल श्रीवास्तव का लोकेशन डिटेल आ गया है। एक सरप्राइजिंग बात सामने आई है। सचल का फोन लोकेशन मनीषा के खून के वक्त उसी एरिया का दिखाई दे रहा है। ठीक है सर, सचल के कॉल रिकॉर्ड के हिसाब से वारदात वाले दिन सचल की लोकेशन इसी एरिया में थी। तुरंत इसके घर का सर्च वारंट निकलवाओ, हमें इसके घर की तलाशी लेनी है। अब तुम इसे कभी नहीं पहन पाओगी मनीषा, कभी नहीं। अब हम कभी एक नहीं होंगे। पूरे घर की तलाशी लो। सर सर ये देखिए सर, मनीषा डॉक्टर थी, ये बात आनंद ने हमें क्यों नहीं बताई? खैर, एनजीओ से पता कर लेते हैं। दामले, एम्बुलेंस को फोन करो और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाओ। सर सचल के घर से पुलिस को जो मनीषा की तस्वीरें मिली थी वो काफी चौंका देने वाली थी। मनीषा के पति आनंद ने कभी इस बात का जिक्र नहीं किया था कि उसकी पत्नी पेशे से डॉक्टर थी। पुलिस को अब यह समझ में आ चुका था कि इस केस की जड़ तक जाने के लिए उन्हें मनीषा और आनंद के अतीत में उतरना होगा। क्या मनीषा डॉक्टर थी? ये बात तो हमें कभी पता नहीं चली। सर, मैं और मनीषा काफी क्लोज थी, पर उसने मुझे भी कभी ये नहीं बताया। अच्छा, आप लोगों को मनीषा के बारे में कभी कुछ अजीब सा लगा? हाँ सर, कई बार वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में रहती थी। मैंने एक बार उससे बात करने की कोशिश भी की, पर उसने मुझसे डायरेक्टली कुछ नहीं कहा। मनीषा की बातें किस तरफ इशारा कर रही थी? सर, उसने साफ साफ तो कुछ नहीं कहा, बस इतना कहा कि तुम्हें नहीं पता दिल पर बोझ रखकर कैसे जीते हैं। सर, वो 9 साल पहले रायपुर से यहाँ आई थी और तभी से सबकी मदद कर रही थी, खासकर बच्चों की। थैंक यू सर। मुझे लगता है मनीषा के पास में खासकर 9 साल पहले जरूर ऐसा कुछ ना कुछ हुआ था जो उसका पीछा आज भी नहीं छोड़ रहा था। इसका मतलब साफ है कि आनंद जरूर कुछ ना कुछ छुपा रहा है। इन सारी छुपी हुई बातों के बारे में हमें ही पता लगाना है, जिसके लिए हमें रायपुर चलना होगा। चलो। एक जिम्मेदार डॉक्टर मनीषा और उसकी बेटी मुस्कान की हत्या की तहकीकात में लगी पुलिस टीम ने इस मामले की तह तक जाने के लिए मनीषा के अतीत को टटोलने का फैसला किया और उसकी पिछली जिंदगी की बारीकी से जांच की। यस सर, मनीषा ने यहीं से एमबीबीएस किया था और कोर्स खत्म होने के बाद वो हमारी हॉस्पिटल में एनेस्थेटिस्ट थी। शी वॉज वेरी गुड डॉक्टर, लेकिन थोड़े दिनों के बाद वो यहाँ से चली गई। शायद वो ये शहर छोड़ना चाहती थी। अच्छा, आपको ये पता है कि उसने मुंबई से अपनी प्रैक्टिस डिसकंटिन्यू क्यों की? नहीं सर, इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन बच्चे होने के बाद शायद वो घर पे रहकर उन्हें टाइम देना चाहती हो। थैंक यू डॉक्टर। ओके। एक्सक्यूज मी, मनीषा के बारे में आप क्या जानती हैं? मनीषा, सर मनीषा एक एनेस्थेटिस्ट थी, काम भी अच्छा कर रही थी।
लेकिन उस दिन पता नहीं क्या हुआ, एनेस्थीसिया के बाद उस लड़के की मौत हो गई। डॉक्टर साहब क्या हुआ? सॉरी, ही इज नो मोर। एक्सक्यूज मी। विपिन, विपिन आगे खोल बेटा, देखिए ना क्या हुआ इसको। विपिन, विपिन। वो बच्चा एनेस्थीसिया के अंडर मरा था, लेकिन सारा ब्लेम मनीषा पर ही आ गया। सर, कोई नहीं जानता था कि फॉल्ट मेडिसिन का है या मनीषा का। हॉस्पिटल ने भी बिना किसी इंक्वायरी के सीधा सीधा डिक्लेयर कर दिया कि नॉर्मल डेथ है। बस उसके बाद क्या था, सब गड़बड़ हो गई सर। पेशेंट की फैमिली ने मनीषा पर अटैक भी किया। रुक रुक, जान संभाल दो, छोड़ेंगे नहीं इसे, याद रखना। चिंता मत करो सर, सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक। मनीषा पर इतना स्ट्रेस था कि इस वजह से उसने अपना बच्चा भी खो दिया। उसके बाद तो मनीषा और उसके हस्बैंड ने ये शहर ही छोड़ दिया। पता नहीं वो लोग कहाँ चले गए, ना ही किसी को पता है कि वो कहाँ है, और ना ही कभी उन्होंने किसी को कांटेक्ट किया है। मनीषा के परिवार के बारे में क्या जानती है? सर, इसलिए रातों रात हम यहाँ शिफ्ट हो गए। मैंने अपना बिजनेस छोड़ दिया और मनीषा ने अपना डॉक्टरी का पेशा। हमने पुराने कांटेक्ट, फैमिली रिलेशनशिप सब तोड़ दिए ताकि कोई हमें लोकेट ना कर सके। मेरी माँ इस बात से बहुत परेशान थी, पर मैंने अपनी बेबी का साथ नहीं छोड़ा सर। मैं मनीषा का साथ छोड़ता तो वो लोग मार देते उसे। तो ये सब पहले क्यों नहीं बताया हमें? सर, मैंने अपनी जिंदगी के 9 साल दिए अपनी फैमिली को बचाने के लिए। इस शहर में लोग मनीषा की बहुत इज्जत करते हैं। ये बात सामने आ जाती तो उसकी इज्जत खराब हो जाती। मेरे बच्चों को लोग क्रिमिनल का बच्चा बोलते हैं। बस इस डर की वजह से मैंने उनकी बात मान ली। पर राजीव को जब ये पता लगा कि हम यहाँ रह रहे हैं तो उसने मुझे फोन किया। हाँ हेलो। अब ये क्या नाटक? 75 लाख बोला था ना, अब लास्ट मोमेंट पे ऐसे कैसे पैसे कम कर दे? देखिए, मेरे पास 40 लाख रुपए, मैं 35 और नहीं ला सकता। ये 40 रखी। ऐसे कैसे रख लें? 75 मतलब 75, 1000 भी कम नहीं होगा। बस बहुत हो गया। अरे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपकी समझ में ही नहीं आ रहा। मेरी शराफत को मेरी कमजोरी समझ रहे। अरे मैं बात को सुलझाना चाहता हूँ और तुम उलझाना चाहते हो। और देखो, अपनी बीवी के लिए तुम लोग को रोकना मेरे बाएं हाथ का खेल है। इसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, समझे? हेलो, क्या? मैं आता हूँ। क्या इस सब के पीछे राजीव और रागिनी हो सकते हैं? मुझे उन पे शक तो है सर। सर, हम मनीषा को क्यों मारे? उसके मरने में हमारा ही नुकसान है। ब्लैकमेलिंग कानूनन जुर्म है जिसके लिए तुम दोनों को सजा मिलेगी। सर, लेकिन बच्चा तो हमने भी खोया है ना, और हमारे बच्चे को तो इंसाफ भी नहीं मिला। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने ही बदला लेने के चक्कर में मनीषा और मुस्कान को मरवा दिया ताकि इल्जाम पति पर आए और इस तरह पूरा परिवार बर्बाद हो जाए? मौत की दलाली पैसे से करके इंसाफ की उम्मीद नहीं की जा सकती। 9 साल पहले तुम विक्टिम थी। अगर तब तुमने कानून का रास्ता अपनाया होता तो तुम्हें इंसाफ जरूर मिलता, लेकिन तुम लोगों को इंसाफ नहीं, बच्चे के बदले में पैसे चाहिए थे। इस सौदे ने तुम दोनों को मुजरिम बना दिया। अब सारी जिंदगी जेल में सड़ते रहना। उस दिन आनंद और मनीषा दोनों साथ में बाहर जाने वाले थे। आनंद ने ड्राइवर और मेट दोनों को छुट्टी भी दे दी। फिर अचानक आनंद को काम आ गया। इसका मतलब है कि इस प्लान में कोई ऐसा भी शामिल था जिसे पता था कि मनीषा घर में अकेली थी। अच्छे से याद करो, बताओ कि उस दिन क्या क्या हुआ था। सर, उस दिन खुशी स्कूल नहीं जाना चाहती थी, वो बंक करना चाहती थी। हम उसे स्कूल छोड़ने के लिए घर से निकले थे। नहीं ना, स्कूल बंक नहीं करते, मामा प्रॉमिस कर चुके। अगले संडे को हम ढेर सारी शॉपिंग करेंगे, ठीक है? ओके, लेकिन जो हमने पिच कलर वाली ड्रेस देखी थी वो मुझे चाहिए। ओके, चले चलो चलो चलो। ओके मामा, बाय, आई लव यू। लव यू टू। अरे मेरा बेबी। स्कूल के बाहर जो गरीब बच्चे होंगे ना, याद से बात करना, ठीक है? ओके मामा। ओके, बाय बाय। हाँ हेलो। सर, मैं राजीव और रागिनी के पास था तो मेरे पड़ोस से फोन आया कि मनीषा दरवाजा नहीं खोल रही है, तो मैं वहां से घर आ गया। आपका ड्राइवर जानता था कि मनीषा घर पे अकेली है? जी हाँ। आपको उस पर शक है? मैं ऐसा नहीं कह सकता। अच्छा,
आजकल वो रेगुलर ड्यूटी पे आ रहा है? सर वैसे तो इतना सब होने के बाद मैंने उसे मना कर दिया था, लेकिन वो और उसकी बीवी मेरी माँ का हाथ बटाने के लिए आ जाते हैं। जब मनीषा के अतीत से भी कोई खास मदद नहीं मिली और आनंद को भी पूरी तरह से टटोल लिया गया, तब पुलिस ने मुंबई में मनीषा से मिलने जुलने वाले एक एक आदमी पर नजर रखी और इशारा मिला मनीषा के ड्राइवर श्याम का। तो क्या श्याम से ही इस दोहरे हत्याकांड की गुत्थी सुलझने वाली थी? ये जो श्याम है वह बस्ती में रहता है, वो कैसा आदमी है? अरे साहब वो तो बहुत गुस्से वाला है साहब, वो अपनी बीवी को रोज मारता है साहब। साहब रोज उसकी बीवी बाहर आके रोती है। सर वो बहुत कमीना आदमी है, रोज मोहल्ले में झगड़ा टंटा करता ही रहता है सर। मैंने कुछ नहीं किया साहब। चल बोल। नहीं साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब, उस दिन दारू पी के घर पे सो रहा था साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब। सर वैसे सही बोल रहा है सर, मैं वारदात वाले दिन खुद इसे घर पे गया था, ये पी के पड़ा था। हो सकता है मर्डर करने के बाद इसने पीना शुरू किया, इसके भी कॉल रिकॉर्ड करवा। सर जब मनीषा के अतीत से भी कोई खास मदद नहीं मिली और आनंद को भी पूरी तरह से टटोल लिया गया, तब पुलिस ने मुंबई में मनीषा से मिलने जुलने वाले एक एक आदमी पर नजर रखी और इशारा मिला मनीषा के ड्राइवर श्याम का। नहीं साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब, उस दिन दारू पी के घर पे सो रहा था साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब। सर वैसे सही बोल रहा है सर, मैं वारदात वाले दिन खुद इसे घर पे गया था, ये पी के पड़ा था। हो सकता है मर्डर करने के बाद इसने पीना शुरू किया, इसके भी कॉल रिकॉर्ड करवा। सर ड्राइवर श्याम की फोन कॉल लोकेशन चेक की, लोकेशन उसे घर पे ही दिखा रहा। हो सकता है उसने फोन घर पे ही छोड़ दिया। सर मैंने वाइन शॉप पे भी पूछताछ की, वाइन शॉप वाले ने बताया कि सुबह 10 बजे श्याम वहाँ पर आया था, उसने वहाँ पर एक क्वार्टर पिया और एक हाफ लेकर घर गया। उसकी बीवी के मुताबिक उसने कुछ शराब अपने घर पे भी थी और जब हम वहाँ पहुँचे तो श्याम घर पे फंसे। चलो सर। जब आनंद ने खुद तेरी छुट्टी कैंसिल कर दी थी तो तू ड्यूटी पे क्यों नहीं पहुंचा? साहब मुझे नहीं पता था कि छुट्टी कैंसिल हो गई है साहब। ले चलो इसे। साहब लेकिन मैंने किया क्या है? छोड़ो मुझे, मैंने किया क्या है साहब? मैंने किया क्या है? मुझे क्यों ले जा रहे? छोड़ो छोड़ो मुझे। उस वक्त कहाँ थी तुम? साहब मैं घर पर ही थी, वो पीकर सो रहा था, उसे छोड़कर मैं कहाँ जाती? अपने पति के पीने का फायदा उठाया तूने, उसे छोड़कर बाहर गई। कहाँ गई थी? ये सच नहीं है साहब, ये झूठ है। देख गंगा झूठ मत बोल, तेरे मोबाइल की लोकेशन से हमें पता चला है कि उस वक्त तू वहीं मौजूद थी। बोल क्यों मारा मनीषा? बोल। हाँ मैंने ही मारा है मेम साहब को। क्यों किया तुमने ऐसा? मैंने तो मेम साहब को सिर्फ मारा, सिर्फ एक जख्म दिया और मेरे पति ने मुझे ये देखिए साहब, ये देखिए मेरा पति मेम साहब की खूबसूरती के पीछे पागल था। मेम साहब अरे शाम तक ले आए सिलेंडर, थैंक यू वेरी मच। तुम बहुत किस्मत वाली हो गंगा, हर काम ना बड़ी लगन के साथ करता है ये, थैंक यू। अब शाम ये प्लीज तुम किचन में रखो। हाँ जी अब मैं रखवा। मेम साहब दूर तो थी लेकिन मेरी जिंदगी में दूर रहकर भी जहर घोल रही थी। उस दिन वो पी कर आया और उसने मुझे बहुत मारा। ना तेरी शक्ल है ना तुझ में अकल। मेम साहब को देखा तूने? कितनी खूबसूरत है वो, हाँ? और तू उतनी बदसूरत। हाथों की मार तो मैं बर्दाश्त कर गई साहब, लेकिन जुबान की बर्दाश्त नहीं कर पाई। तुम कितनी खूबसूरत हो मनीषा मैडम, मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ मनीषा मैडम, बहुत चाहता हूँ। मैंने सोच लिया था
मैं मेम साहब को मार दूंगी। रहेगा बास, ना बजेगी बांसुरी। मेरा क्या कसूर था साहब? अगर मैं बस सूरत थी तो मैं जानती थी वो घर पर अकेली है, इसीलिए मैं पुराने कपड़े मांगने के बहाने उनके घर गई थी। अरे गंगा तुम? मेम साहब मैं इधर से गुजर रही थी, सोचा आपसे मिलती चलूं। कुछ पुराने कपड़े हैं क्या तो लेती जाऊंगी। है ना, आओ अंदर तो आओ। अरे गंगा क्या कर रही हो तुम? उठो, यहाँ बैठो सोनू। मैं लेके आई रही थी कपड़े। बहुत घमंड है ना तुझे अपने चेहरे पर? ये क्या बोल रही हो तुम? तेरा ये चेहरा बिगाड़ दूंगी मैं। गंगा, गंगा ये क्या कर रही हो तुम? चेहरे की वजह से मेरा पति मुझे मनीषा मैम को मारने के बाद मुझे उनकी बेटी मुस्कान को भी ना चाहते हुए मारना पड़ा, क्योंकि उसने मुझे उसकी माँ को मारते हुए देख लिया था। बच्ची की लाश को क्यों छुपाया तुमने? मैं दोनों की लाश छुपाना चाहती थी, लेकिन मेम साहब की पहले, ताकि वो सड़ जाए, गल जाए और बिल्कुल खूबसूरत ना लगे। मुस्कान की लाश को बेड में डाला और मेम साहब की लाश को जैसे ही डालने लगी मेरा फोन बज गया। मैं घबरा गई थी साहब, इसीलिए वहां से भाग गई। दूसरे ही दिन मैं अपने पति के साथ काम में हाथ बटाने के बहाने आनंद साहब के घर आई, ताकि मुस्कान की लाश को ठिकाने लगा सकूं, पर ऐसा नहीं हो पाया। अपनी गलत सोच का जो नतीजा निकाला तुमने वो बेहद अफसोसनाक है। एक औरत होकर तुमने एक माँ की जान ली, उसकी बेगुनाह बच्ची को मारा, दूसरी बच्ची को बेसहारा कर दिया। इस घिनौने अपराध के लिए मौत की सजा भी तेरे लिए बहुत कम है। गंगा के दिल में दफने गलत सोचने और शाम की अपनी पत्नी के प्रति गलत रवैये ने आज एक घर उजाड़ दिया। मनीषा का पति और उसकी बड़ी बेटी अब भी इस दर्द से उबरने की कोशिश में लगे हैं। शाम को घरेलू हिंसा के आरोप में गिरफ्तार किया गया और गंगा पर अब भी हत्या का मुकदमा चल रहा है। याद रखिए, इंसान की कीमत उसके रंग रूप, कद काठी या बाकी की शारीरिक विशेषताओं के आधार पर नहीं होती। हम सबके अंदर के गुण हमें औरों से अलग और खूबसूरत बनाते हैं, बस हमारे पास उन्हें देखने का नजरिया होना चाहिए। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद।